हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन स्टडी किया हुआ था। उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे किसी फलन का आप समाकलन करते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी हम लोगों के पास या व्यक्तिगत हमारे पास वो सारे सेटअप नहीं व्यवस्थित हो पाए हैं जिनसे हम आपका लाइव वीडियो क्लासेस ले सकें। कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द व्यवस्था उसकी होगी और जैसे ही उसकी व्यवस्था होती है मैं लाइव क्लासेस लूँगा। पिछले 2 दिनों से हम कॉपी पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जब मैं वीडियो बाद में देखता हूं तो मुझे होम ट्यूशन जैसी फीलिंग आती है। मतलब जैसे बच्चे होम ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो टीचर बैठा करके उनको कॉपी पर पढ़ाता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो भी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रहा है या हम बना रहे हैं, आप उस वीडियो को पूरा देखिए, भले ही आपको अच्छी तरीके से उसका नॉलेज हो। हालांकि अभी आपके पास नॉलेज इतना होने का चांस नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज है भी तो भी आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कुछ न कुछ बातें ऐसी निश्चित रूप से निकल करके सामने आती हैं जिससे आपका फ़ायदा होगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कोशिश करें कि अगर आपके मित्र हों और इस वीडियो से उनका भी अगर लाभ हो रहा हो तो उनको भी लाभ दिलवाने का कष्ट करो, क्योंकि इस दौर में पढ़ाई करना एक मुश्किल काम हो गया है और इस चैलेंजिंग दौर में निश्चित रूप से अगर आप किसी का हेल्प कर पा रहे हो तो इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हमारी टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हो, पिछला वीडियो जा करके अच्छी तरीके से देख लेना, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये समझ में आएगा। हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, हमें करना क्या है। सपोज वी हैव बीन गिवन एन integration of fx dx to evaluate, then integration of fx dx can be transformed into another form by changing the independent variable x to t by suitable substitution. x इज इक्वल टू समथिंग। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो सिर्फ इतना है कि फलन की किसी चर राशि को, जैसे यहाँ पे x है, अन्य चर राशि के द्वारा प्रतिस्थापित कर जो किया जाए, यानी प्रतिस्थापन यदि किया जाए जिसका समाकल्य किसी मानक रूप में परिवर्तित हो जाए। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो विधि है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। आपको मैंने बताया हुआ था अच्छी तरीके से, आपको याद होगा
कि सारे जो फलन होते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, तो मैंने आपसे बताया हुआ था उस दिन एफ एक्स क्या है, आपका समाकल्य है यानी इंटीग्रांड है। हिंदी में आप इसे क्या बोलोगे, समाकल्य बोलोगे, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे इसका मतलब क्या है तो आप तुरंत बताइएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो पूरा प्रोसेस है इंटीग्रल करने का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी ये अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि एफ का समाकल एक्स के सापेक्ष, ठीक है। और ये समाकल जो करने की क्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है जो हम इवेल्युएट करते हैं इंटीग्रल, वो क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसको भी बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स यानी कोई आपका इंटीग्रल दिया गया जिसमें एफ एक्स क्या है, इंटीग्रांड है, तो मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म। मतलब इसको मुझे क्या करना है, जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका एक्स यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किसी न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, क्या कर दें, किसी न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, लेट अस सपोज से एक्स इज इक्वल टू एच टी, ठीक है ना, हमारी बात समझ पा रहे हैं आप। इसको न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें तो क्लियरली जो हमने किसके सापेक्ष इस इंटीग्रांड का आपका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जो फंक्शन है यानी इंटीग्रांड भी आपका बदल जाएगा और वेरिएबल भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रतिस्थापन का तरीका है। अब बात आ रही है कि हम प्रतिस्थापन करते क्यों हैं। देखो बेटा, हमने आपसे पहले ही बताया हुआ था कि इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन के संभव नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, उसकी जो वैल्यू मिली उसी को हम लोग इवेल्युएट करते हैं इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। उस फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए हम उसी का रिवर्स प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो बहुत ढेर सारे ऐसे फलन हैं जिनका समाकलन हम लोग डायरेक्टली यानी मानक रूप से नहीं कर सकते हैं, या हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं बना। हमारे पास मानक फार्मूला उस दिन हमने आपको बताया हुआ था, कितने हैं, बहुत कम है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन तो होना है। तो उसी क्रम में आज हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टडी करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। करना क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, उसको हमको एक न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और तब हमें इंटीग्रल उसका इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, दो जो प्रतिस्थापन है, एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि यदि जो इंटीग्रांड है आपका वो मानक रूप में नहीं है परंतु मानक रूप के समान है। अब इसका भी मतलब आप समझिएगा, जैसे ए एक्स प्लस बी पावर 3 मैंने कोई फंक्शन लिया है, ध्यान दीजिएगा बात। अब ये मानक फार्मूला में तो हमारे फिट नहीं हो रहा है। हमारे फार्मूला जो इंटीग्रेशन का हमारा फार्मूला होता है वो एक्स टू द पावर एन का होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स आप जानते हो। लेकिन ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ये मानक फार्मूला में तो फिट नहीं हो रहा है, यानी इस रूप में फिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके जैसा ही है, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और कुछ थोड़ा इससे टफ होंगे जिनको हम लोग स्टडी धीरे धीरे करेंगे। तो हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि यदि एफ एक्स को हम ट्रांसफार्म कर दें, इसमें चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू टी बाई सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक ना, तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू एच टी, ठीक है। अब एक कंसीडर आप करिए इंटीग्रल को, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना।
तो हमने क्या कहा, x इज इक्वल टू आपको क्या पुट करने के लिए मैंने बोला है एच टी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोग समझ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को आगे बढ़ने में। करना क्या है यहाँ पे देखिए, कैसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे या ट्रांसफार्म करेंगे। x इज इक्वल टू एच टी है। अब हमको करना क्या है, x को t में कन्वर्ट करने के लिए इसका आप करिए डिफरेंशिएशन। इसका क्या निकालिए आप, इसको डेरिवेट करिए आप किसके रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश t हो जाएगा। ठीक है ना, dx dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश t हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि हमारा जो वेरिएबल है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, x है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारे वेरिएबल x के सापेक्ष हो रहा है, और अभी हमारा न्यू वेरिएबल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, t में। तो इस dx के स्थान पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए ना। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h डैश t dt। ठीक है ना। अब आपका इंटीग्रल क्या बना, x इज इक्वल टू I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx दैट इज इक्वल टू f एंड व्हाट इज x, ht। ये भी एक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। मतलब हम ये मान चल रहे हैं ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ जो x है इसके स्थान पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, ht किया है। हम व्यापक तौर पर देख रहे हैं, इसको ध्यान देने की कोशिश करिएगा सब लोग। तो ये हो गया आपका ht h डैश t, dx के स्थान पे हम क्या रखेंगे, जो ये dx है उसके स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, h डैश t dt। आप देखिए कितना इजी हो गया कि इस फंक्शन को जिसका वेरिएबल x था, ये जो इंटीग्रांड है fx जिसका वेरिएबल x है, को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस इंटीग्रांड में जिसका वेरिएबल क्या है, t है। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको करना क्या है, जिस भी मानक जो है फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू आप सपोज कर रहे हो, जिस भी वैल्यू को आप t सपोज कर रहे हो, उसको आप डेरिवेट करिए, dx dt कैलकुलेट करिए। वहाँ से उस जो इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है उसकी वैल्यू निकालिए, यानी dx की वैल्यू निकालिए, dy है तो dy निकालिए, dz है तो dz निकालिए, और उसकी वैल्यू ला करके फिर से हमको क्या करना है, वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करिएगा तो इसमें फिर x कहीं होना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बच्चे कभी कभी ये गलतियाँ कर देते हैं कि आधा सब्स्टिट्यूशन उन्होंने t के रूप में कन्वर्ट किया, और जब इस फंक्शन में वैल्यू रखने की बारी आई तो पता चला आधा x है आधा t है, तो ऐसे वो गड़बड़ हो जाता है, फिर रिजल्ट भी उनका नहीं मिलता और वो पूरा प्रोसेस ही उनका गलत हो जाता है। तो जब भी आप कन्वर्ट करिएगा t में या कोई सब्स्टिट्यूशन करिएगा तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका पूरा फंक्शन जो है वो t में ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक ना। दैट मीन्स दिस चेंज ऑफ वेरिएबल इज द बेसिक मेथड, ओके, यूज्ड इन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। नाउ कंसीडर सम फंक्शन। आइए हम कुछ फंक्शन पे विचार करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था, इसे एग्जांपल के रूप में मैं ले रहा हूँ। आप कुछ किताबें फार्मूले के रूप में भी इसका फार्मूला भी दिया गया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि आप 100 फार्मूले लर्न करने से बेहतर है कि कुछ मानक जो फार्मूले हैं उनको सही से लर्न कर लीजिए और बाकी आप फार्मूला बनाना सीखिए। मैथमेटिक्स आप अगर सीखेंगे तभी काम चलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि रट करके हमको सोल्यूशन कर लेना है तो आप ये मान कर चलिए, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आप कर पाएँ, लेकिन पूरे क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो fx इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n कोई फंक्शन है और हमको इसको इंटीग्रेट करना है, यानी हमको इंटीग्रेट क्या करना है, ax प्लस b होल पावर n dx। इंटीग्रांड क्या है आपका, ax प्लस b टू द पावर n है। अब आप देखिए कि ये जो फंक्शन है ये हमारे मानक रूप वाले जो फंक्शन है, जो एक तरीके से ऐसे कह लो मानक रूप में बार बार बोल रहा हूँ तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। हमको जो फार्मूले पता हैं, जो बेसिक फार्मूले पता हैं, उनमें किस फार्मूले की कैटेगरी में आ रहा है, तो क्लियरली ये देख करके भी बच्चा भी बता सकता है, अगर थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन पढ़ा है तो x टू द पावर n के फार्मूले में फिट हो रहा है।
प्रॉब्लम क्या है, जहाँ x होना चाहिए वहाँ पे है क्या, ax प्लस बी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ x होना चाहिए, जैसे देखो ये हमारा x टू द पावर n का फार्मूला है, x टू द पावर n dx हमारा है, ये इंटीग्रेशन इस रूप में होता है, फार्मूला मेरा बनता है x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ठीक है ना, यही फार्मूला बनता है। तो इस रूप में ये मेरा मानक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरे इस एक्स के यहाँ पे होता है एक्स है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, इसी ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। क्लियर? कितना इजी आपको समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। तो जैसे ही बेटा इसको टी के रूप में आप कन्वर्ट कर दोगे, तो आप देखो ये टी टू द पावर एन बना, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको मान करके टी टू द पावर एन लिख दिया, कुछ लोग गलती से डी एक्स को ही लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं। अब आपने अगर इसको टी माना है, तो इसका मतलब जो आपका वेरिएबल है एक्स, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू टी। यानी आपको एक्स को टी में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, जिसको आप टी जिस वेरिएबल को मानिएगा उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिएगा। तो जैसे ही डिफरेंशिएट इसका करोगे बेटा, देखो ए क्या हो जाएगा, डी एक्स डी टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या निकल करके सामने आया, ए डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, डी एक्स की। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका डी टी बाई ए। तो यहाँ पे आप डी एक्स के स्थान पे रखिए डी टी बाई ए। तो निकल करके क्या सामने आया, टी टू द पावर एन प्लस वन। भाई अब ए सिंपल आपके इस फार्मूले के रूप में हो गया। वेरिएबल आपका टी है, वहाँ वेरिएबल एक्स था, फार्मूला एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन हुआ करता था। यहाँ पे हो जाएगा टी टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आल्सो वन बाई वन ए, 1/a। नाउ हमारा आंसर टी के टर्म में नहीं होना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स के टर्म्स में है। तो हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन किए थे उसी को ला करके यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप टी की वैल्यू रखोगे, तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए, इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए दो तरीके हैं, इसको कुछ लोग फार्मूले के रूप में यूज करते हैं। मैं फार्मूले के रूप में बिल्कुल यूज करना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे पास जो भी 10-12 मानक फार्मूले हैं, मुझे उन्हीं से काम चलाना चाहिए। बाकी आप अगर ऐसे फार्मूला बनाना प्रारंभ करोगे, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कक्षा 10 में हम लोगों को रटाया जाता था, फिर अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पता चला ढेर सारे फार्मूले लर्न करने के चक्कर में आप सब कुछ भूल जाते हो, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको समझ लीजिए। जैसे हमने ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, टी लिखा है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी लिखा है। अब मैंने क्या किया, टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर इसको चाहो तो एक्स के सापेक्ष भी डेरिवेट कर सकते हो। तो क्या निकल के सामने आएगा, डी टी डी एक्स इज इक्वल टू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए, हैंस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। मतलब बोथ कंडीशन में वैल्यू आपको सेम मिलनी है, और हमको कन्वर्ट किसको करना है, वेरिएबल को ही करना है। हमें dx की वैल्यू आपको हर हाल में कैलकुलेट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, i इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेज को इधर कर लूँ। तो
यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे आप ए एक्स प्लस बी को टी मानिएगा। अब यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये प्रोसेस मैंने आपको बताई दिया है क्या करना है। आप आराम से लिख सकते हो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डिफ्रेंशिएट करोगे आपको यही मिलेगा, यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए, दैट इज आई इज इक्वल टू साइन ऑफ टी डी टी बाई ए, दैट मीन्स 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, मुझे आशा है कि आप लोग भूले तो नहीं ही होगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस 1 अपॉन ए कॉस एंड द वैल्यू ऑफ टी इज ए एक्स प्लस बी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है भैया, तो मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और सब्स्टिट्यूशन भी आपको समझ में आ रहा होगा। मैथमेटिक्स बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, अगर आप उसे अपने अनुरूप ढाल करके स्टडी करो तो वास्तव में बहुत मज़ा आता है और पढ़ने में इंटरेस्ट भी बना रहता है। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, यानी कुछ मानक समाकलन है, उनका स्टडी जरा सा कर लेते हैं। जैसे डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लो आपको दिया गया हो और इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चूँकि इसका भी हम लोग कभी कभी फार्मूले के रूप में डायरेक्ट यूज़ करते हैं, हालांकि आपने 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको इसको करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी एक मानक आपका समाकलन यह है, एक मानक समाकलन आपका डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक आपका है डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने ये कोई नया फार्मूला नहीं है, आपने इसको पढ़ा हुआ है, बस अंतर इतना है कि ए के स्थान पे 1 रख दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधे tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ भी 1 रख दीजिए तो sin इनवर्स एक्स का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ भी 1 रख दीजिए तो sec इनवर्स एक्स का फार्मूला बन जाएगा। आपने इसको स्टडी किया हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये स्पेशल आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। हम एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके इसकी दिखा देते हैं, बाकी वैल्यू आप अपने से करिएगा, ठीक है ना। जैसे आई इज इक्वल टू डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। आपके मानक फार्मूले में ये बैठ नहीं रहा है, और बैठ भी रहा है तो 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले फार्मूले में बैठ। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक ना। एक तो यहाँ पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू मान लो अगर मैं यहाँ पे 80 पुट करूँ, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो कि यहाँ पे 1 आ जाए। ध्यान से समझिएगा मैं जो बताना चाहता हूँ। तो क्लियरली डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी टी हो जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ हमको ध्यान से समझिएगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत चीज़ें पढ़ना है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करिए। तो ए स्क्वायर प्लस व्हाट इज एक्स ए टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर एंड व्हाट इज डी एक्स ए डी टी, यहाँ से डी एक्स हट जाएगा आपका। तो अब आप देखिए फ़ायदा क्या मिल रहा है, ए डी टी बाई ए स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, देख रहे हैं ना, और ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 अपान ए आप बाहर करेंगे और ये सीधा फार्मूला मानक फार्मूला में फिट हो गया, डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स tan इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी 1 अपान ए एंड द वैल्यू ऑफ टी इज ए, द वैल्यू ऑफ टी इज एक्स बाई ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से टी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक्स बाई ए मिलेगा। तो tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना। इसको आप x इज इक्वल टू ए tan थीटा भी पुट करके लगा सकते हैं, मतलब अगर इस x के स्थान पे ए tan थीटा पुट करिए तब भी आपका ये सोल्यूशन ईजिली हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसी प्रकार से इसमें भी करिएगा, इसमें भी करिएगा, इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ ऐसे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रख सकते हो, इसमें x इज इक्वल टू ए सेक थीटा रख करके आप इसको सोल्यूशन करिएगा। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे अभी आगे, जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से बताऊँगा कि अभी आगे करना क्या है। लेकिन कुछ और बातें,
इस पेज को मैं हटाता हूँ। हम कुछ और बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। बस मेरा उद्देश्य यह है कि हम आप तक आसानी से पहुँचें और आपका कुछ न कुछ जो नुकसान हो रहा है इस महामारी में वो ना हो पाए। कुछ सब्स्टिट्यूशन के कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका फंक्शन I इज इक्वल टू fx टू द पावर n f डैश x dx के रूप का हो, देखिए यहाँ पे fx टू द पावर n f डैश x dx, यानी एक फंक्शन है, ठीक है ना, और उसका पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका डेरिवेटिव दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x होता है, और हमको ये दिया गया हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको सदैव fx को t मानना चाहिए। क्या मानिएगा, लेट fx इज इक्वल टू t, और फिर प्रोसेस आपको वही सेम करना है। क्या हो जाएगा, dt dx इज इक्वल टू व्हाट, f डैश x हो जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स f डैश x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देख रहे हैं फ़ायदा ना। तो इतने पूरे के स्थान पे फिर हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और fx को हमने t माना ही है। तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर n dt। देख पा रहे हैं ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। एक मेथड हो गया, एक तरीके से एक नियम हो गया जो आपको माइंड में रखना है। मैं इसका भी एक एग्जांपल अभी लेता हूँ, फिर उसको मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं लेता हूँ एग्जांपल, कुछ और भी क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं, कुछ और भी नियम अभी देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा तब आगे बढ़ें। एक और इंटीग्रेशन पर विचार करिए। मान लीजिए I इज इक्वल टू फाई fx। ध्यान दीजिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और ये आपको समझना ज़रूरी है, लिखना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। f डैश x dx, इस रूप में आपको फलन का समाकलन करने के लिए बोल दिया जाए। देखिए फाई fx मतलब ये फंक्शन है, और fx क्या है, fx x का फंक्शन, और फाई देखिए फाई fx फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, f डैश x। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि वैसे भी समझ लीजिए कि यह डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया गया हो, डेरिवेटिव दिया गया हो किसी भी फंक्शन का, तो आप उसी फंक्शन को t मानना चाहिए। तो आँख मूंद करके यहाँ पे मानिए f(x) इज इक्वल टू t, f डैश x dx इज इक्वल टू dt। इस f डैश x dx के स्थान पे हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे, और फिर से आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, फाई t बन जाएगा, और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। हमें लग रहा है कि आपको हमारी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे फाई न भी हो तो भी आपको इसी प्रकार से करना है, और फाई है तो भी आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है। यदि I इज इक्वल टू इस रूप में दिया गया हो, f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स, आप देखते रहिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप बस उतना देखते रहिए, आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ भी देखिए इस f डैश x का, इस f डैश x का, देख रहे हैं ना, और यहाँ पे फंक्शन देखिए क्या है, fx है, न्यूमरेटर f डैश x है, डिनोमिनेटर fx है, तो किसको t मानेंगे हम लोग, fx को t मानेंगे। जैसे ही fx को t मानेंगे फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्या मिल गया आपको, f डैश x dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, dt। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, dt बाई t। ठीक ना। तो इसका रिजल्ट जब भी आएगा तो लॉग के टर्म्स में आएगा, log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हेंस log द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू log fx प्लस मॉड में लिखिएगा प्लस c। ये आपका आंसर होगा इस टाइप में। मतलब ये विभिन्न प्रकार के नियम हैं, आपको इससे आसानी ये होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन आप आसानी से समझ लो। ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल के, जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पाया था, जैसे tan x है, sec x है, cot x है, cosec x है, उनका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, और फिर मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करूँगा। और जब आप इसको देख लीजिएगा तो फिर हम आगे NCERT एक्सरसाइज जो है आपको उसका सलूशन करके आपको हम देंगे। ठीक है। कंसीडर करिए I इज इक्वल टू tan x, हम यहाँ पे tan x वगैरह का भी फार्मूला बता देते हैं आपको। हमने हालांकि पिछले वीडियो में शायद इसका फार्मूला बताया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए इसको। tan x dx इज इक्वल टू, कोई मानक फार्मूला नहीं, tan x किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कोफिशिएंट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ,
हमने कुछ बातें ऐसी बोली हुई हैं जो हो सकता है कि आपको वहाँ पे समझ में ना आए पिछले वीडियो में, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि tan x का मानक फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ही नहीं डायरेक्ट जो मानक फंक्शन थे। अब ऐसे तो है, अभी मैं बना रहा हूँ तो मिल जाएगा आपको, ठीक ना, ये मत समझिए कि नहीं है, बनाने पर मिलेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं। तो क्या करेंगे, इसको आप लिखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको देखिए मैंने दो तीन नियम बताए हैं, इन्हीं में से आपका काम बन जाएगा। देखिए साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, साइन एक्स है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप कॉस एक्स को टी मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी आपका मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ध्यान से समझिएगा, हमने किसको टी माना, कॉस एक्स को, क्योंकि हमें पता है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो हमने साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया, कितनी आई, माइनस डी टी। कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर साइन एक्स को आपने टी क्यों नहीं माना। आपका क्वेश्चन तो वाजिब है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए। जब आप साइन एक्स को टी मानोगे तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा, और यहाँ पे डी एक्स बाई कॉस एक्स की वैल्यू हमको पता है, लेकिन अगर हम कॉस एक्स को टी मानते हैं तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको किसमें है, न्यूमरेटर में है, और उसी के स्थान पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना, माइनस टी। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी माइनस लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी माइनस लॉग टी, द वैल्यू ऑफ टी इज कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो जैसे मैंने tan x का बताया उसी प्रकार से आप किसका करिएगा, cot x का कर लीजिएगा। हम cot x का आपको नहीं बता रहे हैं, एक इंटीग्रेशन हम आपको cosec x का बता दे रहे हैं, ठीक है। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको भी दो विधियों से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हम दूसरी विधि का यूज करके अभी बता दे रहे हैं, फिर जब एक्सरसाइज हम लोग करते रहेंगे उसके बाद धीरे धीरे सोल्यूशन सबका होता रहेगा। तो cosec x पहली विधि ये है कि इसको 1/sin x में चेंज करिए, sin x को 2sin x बाई 2 cos x बाई 2 के रूप में चेंज करिए, और उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन करिए, ट्रांसफॉर्मेशन करके इंटीग्रेशन करिए। सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण करना, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनको आप क्या करते हो, चेंज कर देते हो, sin 2x को 2sin x इंटू cos x, cos 2x को sin x में, इस प्रकार से आप बहुत फंक्शन में भी आगे करोगे। तो हम ज़रा सा उस वाले मेथड को ना बता करके एक और मेथड का यूज़ करता हूँ, तो हो जाएगा cosec x dx। आप इसी में cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई cosec x प्लस cot x dx, ठीक है भैया। अभी आप इसको टी मानिए, मैं क्यों मान रहा हूँ टी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला मेथड देखो फिर वही यूज होगा, रीजन मैं बताता हूँ। टी cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x होता है, cot x का होता है cosec स्क्वायर x माइनस के साथ, dx इज इक्वल टू डी टी माइनस cosec x आप कॉमन लोगे बेटा तो मिलेगा cot x प्लस cosec x dx इज इक्वल टू डी टी। देख रहे हो ना, cosec x cot x प्लस cosec x dx इज इक्वल टू, अगली स्टेप में क्या होगा, माइनस डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ इसको क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये अभी हो गया सही है। तो cosec x cot x प्लस cosec x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये क्या मिला आपको, माइनस डी टी बाई टी। फिर से मतलब आपने इसको टी माना तो पूरा इतना डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। तो फिर यहाँ पे माइनस क्या हो गया, लॉग टी हो गया बेटा, लॉग एंड द वैल्यू ऑफ टी इज cosec x प्लस cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्या मिला आपको, माइनस लॉग cosec x प्लस cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx की वैल्यू निकाल सकते हो। आप लोग ये जनरल चीज़ें हैं, अब इनको आप समझ चुके हो, ठीक ना। आप sec x का आप निकालिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला अगर आपको चाहिए तो। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx जो होता है वो होता है log ऑफ sin x प्लस सी, ठीक है।
और इंटीग्रेशन आप अगर सेक एक्स आप लिखना चाहो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स अगर आप लिखना चाहोगे तो सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। इसके दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला ये होता है, अगर कुछ किताबें इसको लिखती हैं, कुछ किताबें क्या फार्मूला ही हैं, इसका यूज फार्मूले के रूप में ज़्यादा हो रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स को आप लॉग ऑफ 10 π/4 प्लस एक्स बाई 2 के रूप में भी यूज किया जाता है। तो दो फार्मूले हैं। इसी प्रकार से कोसेक एक्स डी एक्स का भी फार्मूला है दो ठो, कॉट एक्स का हो गया, टेन एक्स का हो गया। कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूशन के रूप में काम आएंगी आगे, अभी हम बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं आपको। जैसे अगर आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया गया हो, तो आप x इज इक्वल टू, यदि आपका जो फंक्शन है इस रूप में हो तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा का यूज करिए, रख करके, मतलब इसका प्रयोग करिए सब्स्टिट्यूशन के रूप में, ठीक है ना। यदि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा रखिए या ए टेन थीटा रखिए, मतलब प्लस होने पर आप क्या रखिएगा टेन थीटा, माइनस होने पर क्या रखिएगा ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। और अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप क्या रखिएगा, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू आप ए सेक थीटा रखिएगा या ए कोसेक थीटा रखिएगा, ठीक है ना। और अगर अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स हो तो आप एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रख करके क्वेश्चन को सलूशन करिए, या यहाँ पे ए कॉस 2 थीटा भी रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 2 थीटा हमारा उद्देश्य क्या है, रूट को गायब करना, यहाँ पे सॉरी इसको चेंज करना। एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखोगे तब भी आप सलूशन कर सकते हो, कॉस थीटा रखोगे तब भी सलूशन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप सलूशन करते हो, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई पूरी बातें समझ में आई होगी, ठीक है ना। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप लोग हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें देखने के पश्चात वीडियो, ताकि जो आपका अपकमिंग वीडियो हो वो भी आपको आसानी से उपलब्ध होता रहे, ठीक है ना। आप भी पढ़िए, आप भी समझिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।